नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए, तृतीय वर्ष। अपन बढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट, राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। उसमें अध्याय मारवाड़ राज्य। मारवाड़ राज्य के बारे में मारवाड़ राज्य का प्रारंभिक इतिहास में अपन पढ़ा था कि मारवाड़ राज्य का मूल पुरुष सिंहा था, जो बदायूं के राठौड़ों का वंशज था या हथुंडी के राष्ट्र कुटुंब शाखा से संबंधित कोई व्यक्ति था। इसके बारे में कोई विशेष समसामयिक जानकारी नहीं मिलती है और इन्हीं के वंशज राठौड़ों का मारवाड़ में राज्य स्थापित हुआ था, जिसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन राव जोधा के बारे में अध्ययन करते हैं। राव जोधा का मारवाड़ में शासनकाल 1438 से 1489 ईस्वी तक था। राव जोधा बचपन से ही रण कौशल और अनुभव प्राप्त करने के उनको अनेक अवसर मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन राव जोधा के प्रारंभिक जीवन का अध्ययन करते हैं। राव जोधा का प्रारंभिक जीवन जो है वो मेवाड़ से संघर्ष का जीवन रहा है, जिसमें उसके पिता रणमल ने राव सता को मंडोर छोड़ा था। उसमें जोधा की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। मेवाड़ महाराणा मोकल की हत्या के बाद जब राव रणमल से सैन्य मेवाड़ गया था, तब भी जोधा अपने पिता के साथ था। मोकल की हत्या के बाद रणमल ने मेवाड़ की राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन अवसरों से राव जोधा ने अपने पिता के साथ रहते हुए युद्ध और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की थी। जब चित्तौड़ में रणमल की हत्या हुई, तब जोधा अपने भाइयों और राठौड़ योद्धाओं के साथ लेकर चित्तौड़ से मारवाड़ की तरफ निकल गया था और इसी के बाद राव जोधा और राव मेवाड़ के महाराणा कुंभा में संघर्ष प्रारंभ होता है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मेवाड़ी सेना ने इसका नेतृत्व महाराणा कुंभा का प्रधान सैनिक रावत कर रहे थे। चित्रोड़ी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। रात्रि में जब युद्ध बंद हो गया, तब अंधकार का लाभ उठाते हुए राव जोधा और उसके राठौड़ सहयोगी वहां से फिर मारवाड़ की तरफ निकल गए। इस प्रकार मेवाड़ी सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मार्ग में दोनों के बीच कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, किंतु कपासन पहुंचने पर दोनों में जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव जोधा का भाई तथा उसका चचेरा भाई वरजांग मारा गया। कहा जाता है कि चित्तौड़ से चले राठौड़ों के सैनिक दलों में से जोधा सहित केवल 8 व्यक्ति ही मारवाड़ तक पहुंच पाए थे। इस युद्ध के बाद सैन्य राव चूड़ा मंडोर की रक्षा के लिए घोड़वाड़ से चलकर मंडोर तक अपनी चौकियां स्थापित कर दी थी। यानी कि राव जोधा बहुत ही मुश्किल से मेवाड़ से मारवाड़ पहुंच पाया था। निरंतर 15 वर्षों तक प्रयत्न करने, अपने भाई बंधुओं के सहयोग तथा अपने संधियों की सहायता पाकर जोधा की शक्ति मंडोर और जोधपुर तक हो गई थी। जोधा ने अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर लिया। फिर धीरे धीरे उसने मेवाड़ के सीमावर्ती गांवों पर भी आक्रमण करना, लूटना आरंभ कर दिया। लौटते उसने मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया था। इस तरह मेवाड़ और मारवाड़ की ख्यातों के अपन पक्षपातपूर्ण विवरण को छोड़ते हैं तो अपन देखते हैं कि राव जोधा और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के मध्य शत्रुता समाप्त करते हुए दोनों के मध्य एक संधि हो गई थी। इस संधि में मुख्य शर्त यही थी कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं निश्चित कर दी गई, यानी दोनों राज्य की एक निश्चित सीमा रेखा बना दी गई। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल से कर दिया गया। इस प्रकार मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो संघर्ष चला रहा था वह समाप्त हो गया। अब अपन राव मालदेव के बारे में अध्ययन करते हैं। राव मालदेव 1532 से 1562 ईस्वी तक मारवाड़ पर शासन किया था। अपने शासनकाल के प्रारंभ में राव रणमल अपने अधिकांश राठौड़ सरदारों से
दस्तों के साथ चित्तौड़ में था और रणवल की हत्या के बाद सिसोदिया सैनिक राठौड़ सरदारों और सैनिकों पर मारकाट मचाने की, किंतु रणमल का ज्येष्ठ पुत्र जोधा, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, वो वहाँ से कैसे मेवाड़ से भागकर मारवाड़ चला गया और उनका वंश वहाँ पर राज्य करने लगा। उसी कड़ी में अपन राम मालदेव 1532 में मारवाड़ का शासक बना। उसकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। अपने पिता राव गांगा के शासनकाल में राजकुमार मालदेव ने अपने आप को योग्य पराक्रमी सेनानायक सिद्ध कर दिया था। राव गांगा द्वारा सोजत पर अधिकार करने में कुंवर मालदेव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मालदेव की पराक्रम से ही सांगा को गांगा, जो इनके पिताजी का नाम था, और इनकी जो जीवन काल के अंदर मालदेव को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने और उसको बसवा ले जाने वाले सांगा के विश्वस्त व्यक्तियों में मालदेव भी शामिल हुआ था। यानी मालदेव ने खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा के अधीन रहते हुए युद्ध किया था। मालदेव का राज्य विस्तार। मालदेव ने अपनी उपयुक्त परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसने सर्वप्रथम अपने पड़ोसी सरदारों को, जो लगभग स्वतंत्र शासकों की भांति शासन कर रहे थे, उनको अपने अधीनस्थ किया और इसके लिए उसने भद्राजून पर आक्रमण किया। भद्राजून जोधपुर से लगभग 50 मील की दूरी पर ही है। उसमें इस पर सिंगलों का अधिकार था। सिंगलों का सरदार वीरा नाम का एक व्यक्ति था। 1539 में मालदेव ने इस वीरा को मार गिराया और भद्राजून पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मालदेव ने झालोर पर अधिकार किया। झालोर पर उस समय बिहारी पठानों का अधिकार था। मालदेव ने झालोर के शासक सिकंदर खां को हराकर झालोर पर अधिकार किया। मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर भी मालदेव का अधिकार रहा है। बनवीर के शासनकाल में मेवाड़ में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाकर मालदेव ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों जैसे बदनौर, कोसीथल, बिसलपुर, मदारिया, नाडोल पर अपना अधिकार, वैसे जाजपुर तक का क्षेत्र भी उसके अधीन था, लेकिन ये कोई ज़्यादा विशेष दिनों तक उसके अधीन नहीं रहे। राव मालदेव और हुमायूं। जिस समय मालदेव अपनी सर्वोच्चता की ओर अग्रसर हो रहा था, दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रही थी। चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की निरंतर पराजय के फलस्वरूप बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और दिल्ली तथा आगरा पर शेरशाह सूरी की सत्ता कायम हो गई। शेरशाह दिल्ली के सिंहासन मात्र से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपने शत्रु हुमायूं को भारत से ही खदेड़ने का निश्चय किया। इस काम के लिए विश्वस्त अधिकारियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना हुमायूं के पीछे लगा दी। पराजित हुमायूं को आश्रय की तलाश थी और उसी तलाश में इधर उधर भटकता रहा। 1541 के प्रारंभ में वे सिंध की ओर भाग गया था और सितंबर तक वहीं रहा। इस अवधि में शेरशाह ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए सिंध, पंजाब, बिहार, बंगाल यानी कि लगभग उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर लिया। मालदेव के लिए अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने का उपयुक्त समय यही था और उसकी पूर्ति के लिए उसने निर्वासित मुगल सम्राट हुमायूं को निमित्त बनाया तथा उसको सहायता देने का संदेश भिजवाया। मालदेव के इस निमंत्रण पर मारवाड़ के ख्यातों से विस्तृत जानकारी अपन को नहीं मिलती है, परंतु फारसी वृत्तांतों से पता चलता है कि मालदेव ने हुमायूं को 20,000 घुड़सवारों से सहायता देने का संदेश भिजवाया था और यह संदेश हुमायूं को फक्कर में मिला था। परंतु इस प्रकार के संदेश के बारे में मारवाड़ की ख्यातों से हमको कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। अतः प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हुमायूं ने मालदेव से सहायता की याचना की या मालदेव ने हुमायूं को सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया था। ये एक विवादास्पद स्थिति है। अब देखते हैं सुमेलगिरी का युद्ध। ये युद्ध राव मालदेव और उस समय में दिल्ली की जो शासक था शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। हुमायूं को परास्त कर शेरशाह सूरी दिल्ली का सिंहासन अधिकृत कर लिया था और उसके बाद वो संपूर्ण मारवाड़ यानी कि उत्तरी भारत पर अधिकार करने के लिए
तत्पर था। मालदेव की शक्तिशाली सेना से शेर शाह भी भयभीत था, क्योंकि वो समझता था कि अगर मालदेव ने हुमायूं को शरण दी तो फिर अपना दिल्ली का सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। सुमेलगिरी का ये युद्ध 1544 में लड़ा गया। इस युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई थी। वैसे मालदेव के प्रधान सेनापति कुप्पा और जेता थे। इन्होंने बहुत ही निडरता के साथ शेरशाह सूरी का मुकाबला किया, परंतु इसमें राजपूतों की पराजय हुई। और इस पराजय का मुख्य कारण तो स्वयं मालदेव ही था, क्योंकि मालदेव का अपनी मुख्य सेना सहित युद्ध के पूर्व ही पलायन कर जाना था। यानी कि युद्ध जब प्रारंभ हुआ था उससे पहले ही मालदेव अपनी मुख्य सेना लेकर इस युद्ध भूमि से चला गया था। ये युद्ध सिर्फ मालदेव के दो प्रधान सेनापति कुप्पा और जेता ने लड़ा था, जो कि मात्र 12,000 सैनिकों के लिए शेरशाह सूरी से युद्ध किया था। राजपूतों के पास अफगानों के शक्तिशाली तोप खाने का कोई जवाब नहीं था। अफगानों की अश्वारोही सेना भी राजपूत घुड़सवारों से श्रेष्ठ थी। राजपूतों ने घोड़ों से उतरकर पैदल युद्ध लड़ा था। इस पर भी उन्होंने अपने जोरदार आक्रमण से शेरशाह की सेना में खलबली मचाई थी, लेकिन फिर भी राजपूती सेना पराजित हुई। सुमेल युद्ध की सफलता के बाद शेरशाह ने अपनी एक सेना मालदेव का पीछा करने के लिए भेजी थी। वह स्वयं अजमेर की तरफ बढ़ा। उस पर अपना अधिकार करने के बाद मेड़ता गया और विरमदेव को मेड़ता सौंप दिया। अब अपन राव चंद्रसेन, जो कि 1562 से 1581 ईस्वी तक मारवाड़ का शासक था। 1562 ईस्वी को मारवाड़ के राजा, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, मालदेव की मृत्यु हुई और इसी के साथ जोधपुर में भी उत्तराधिकार को लेकर एक आपसी संघर्ष और पारस्परिक झगड़े उठ गए। मालदेव ने अपने उत्तराधिकारी के लिए क्षीण राज्य नहीं छोड़ा, वरन उसके लिए गृह क्लेश के बीज भी बो दिए थे। मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र था राम नाम था, जिससे प्रसन्न होकर मालदेव ने 1547 में राज्य से निर्वासित कर दिया था और उसको उत्तराधिकार से वंचित भी कर दिया था। राव चंद्रसेन बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में मारवाड़ का राजा बना था। मारवाड़ में गृह क्लह जो शुरू हुआ था उसमें राव चंद्रसेन को मारवाड़ की गद्दी मिलना अनेक सरदारों था उसके भाइयों को अच्छा नहीं लगा। इसी अवसर की ताक में थे जिससे कि राव चंद्रसेन का विरोध करे। कहा जाता है कि चंद्रसेन ने आवेश में आकर एक चाकर को मरवा डाला और इसी घटना से राठौड़ सरदार उस राव चंद्रसेन से रुष्ट थे। हालांकि राव चंद्रसेन ने भद्राजून पर अधिकार किया था। सिवाने पर भी अपना राज्य स्थापित किया था, जो कि मुगलों के अधीन चला गया था। पोखरण के भाटियों पर भी उसका अधिकार रहा। अकबर ने जब 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार लगाया था, उस समय राव चंद्रसेन भी उनसे मिलने गए थे। 1570 में जब अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत करने गया और वहाँ से सीधा नागौर पहुँचा था। नागौर में उसने कुछ समय रहने का निश्चय किया। मारवाड़ के इलाकों में दुष्काल से राहत दिलाने के लिए अकबर ने अपने सैनिकों से एक तालाब खुदवाया था, जिसका नाम शुक्र तालाब रखा। इस कार्य से अकबर के दो कार्य सिद्ध हो गए। एक तो दुष्काल निवारण की योजना का आरंभ करना और दूसरा लंबे समय तक नागौर में रहकर राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना। राव चंद्रसेन भी अपना राज्य पुनः प्राप्त करने की आशा से भद्राजून से चलकर नागौर पहुंचा तथा अकबर की सेवा में उपस्थित हो गया। इसमें राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था उदय सिंह भी अकबर की सेवा में उपस्थित था। राजस्थानी ऐतिहासिक स्रोतों में केवल चंद्रसेन का अकबर से मिलने का उल्लेख मिलता है, किंतु उसके मिलने का उद्देश्य नहीं पता है। बादशाह से मिलकर पुणे में भद्राजून लौटने का निश्चय किया था। वैसे अबुल फजल और बदायूनी के अनुसार नागौर में आकर चंद्रसेन ने बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी फारसी तारीखों के आधार पर इसी तथ्य को स्वीकार किया।
लेकिन यदि चंद्रसेन ने शाही अधीनता स्वीकार कर ली तब फिर अकबर ने अजमेर के तत्कालीन सूबेदार खान कला को चंद्रसेन के विरुद्ध बदराजून पर आक्रमण करने क्यों भेजा, है ना। जब उसने शाही सेन, इसका मतलब तो यही हुआ कि राव चंद्रसेन ने कोई समझौता अकबर से नहीं किया था। इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चंद्रसेन ने शाही अधीनता स्वीकार कर ली हो, लेकिन यदि वह अधीनता स्वीकार करने नहीं गया तो फिर उसका अकबर से भेंट करने का उद्देश्य क्या था, और फिर उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजसिंह को अकबर की सेवा में छोड़कर पुनः बदराजन किट लौट गया। ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि चंद्रसेन अपने राज्य पर अधिकार का औचित्य प्रकट करना गया हो, लेकिन वहाँ उसका बड़ा भाई उदयसिंह पहले से ही उपस्थित था। अकबर का झुकाव संभवतः उदयसिंह के प्रति रहा हो, लेकिन स्पष्ट रूप से न तो उसने चंद्रसेन को मना किया और न उदयसिंह को जोधपुर देने की बात जाहिर की। इससे चंद्रसेन ने अनुभव किया होगा कि अकबर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। चंद्रसेन स्वाधीन प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अतः वह नागौर में अधिक नहीं ठहर सका। फिर भी चंद्रसेन को अकबर की ओर से कुछ आशा अवश्य रही होगी, तभी उसने अपने पुत्रों को वहाँ छोड़ दिया होगा। नागौर दरबार के बाद अकबर ने जोधपुर का जो राज्य था वो राव चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह को सौंप दिया था। उसके बाद राव चंद्रसेन मेवाड़ के गाँव की ओर भटकने के लिए चला गया। यहाँ से वो सिरोही की तरफ गया और सिरोही राज्य के अंतर्गत वह 1.5 वर्ष तक रहा। इस तरह वह अपना निर्वासित जीवन जीता रहा। इसी निर्वासित जीवन जीने के कारण राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप या मेवाड़ के महाराणा प्रताप का अग्रज कहा जाता है। राव चंद्रसेन की मृत्यु की सूचना के बारे में भी अपन को एक निश्चित उल्लेख नहीं मिलता है। निर्वासित जीवन में ही उनकी मृत्यु हुई। एक अनुमान के अनुसार एक वीर साल ने उनको विश्वासघात कर चंद्रसेन को विष दे दिया और राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। अब अपन राव चंद्रसेन के मूल्यांकन के बारे में देखते हैं। तो भाटों और चारणों द्वारा चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को सम्मान महत्व देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। निसंदेह चंद्रसेन और प्रताप अकबर की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के शिकार हुए थे और दोनों को ही अपना अधिकांश जीवन दुर्गम पहाड़ियों में व्यतीत करना पड़ा था। लेकिन चंद्रसेन नागौर में अकबर के दरबार में उपस्थित हो गया था, जबकि अकबर के प्रतिनिधियों द्वारा अनेकानेक प्रलोभन के बावजूद प्रताप यानी मेवाड़ के महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी अपन राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को मुगलों के विरुद्ध एक संघर्षपूर्ण राजस्थानी शासकों में दर्जा देते हैं। राव चंद्रसेन को मेवाड़ का भुला बिसरा राजा या मेवाड़ की महाराणा प्रताप का अग्रज या अग्रगामी भी कहा जाता है, तो कोई अनुचित नहीं होगा। धन्यवाद छात्रों।